Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study mechanism of breathing. इस चैप्टर में जो है हमने अब तक रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़े हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. चैप्टर 17 ऑफ क्लास 11th. अप टू दिस वी हैव डन. नाउ वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग होता कैसे है? ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस होती हैं, जैसे आपको पता है. इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. इंस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर एटमॉस्फेयर की एयर हम अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन में हम एलिवर के अंदर जो एयर होती है वो रिलीज्ड आउट, बाहर निकालते हैं. तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग है ना, लंग्स के अंदर जाना और वापस बाहर आना, इसके लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में. क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट. तो इंस्पिरेशन अकर होती है अगर प्रेशर जो लंग्स के अंदर है, जिसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. प्रेशर जो लंग्स के अंदर है वो लेस है. किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर लेस है, इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर है. There is a negative pressure in the lungs with respect to atmosphere. तो इंस्पिरेशन में क्या होगा? लंग्स में प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेयरी कंपेयर में जब हम इनहेल करेंगे. और एक्सहेल करते हुए क्या होगा? जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है लंग्स में वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर की प्रेशर के जब हम रिलीज़ करेंगे एयर को. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है. तो डायफ्राम क्या होता है? स्पेशलाइज सेल होता है मसल्स का, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल. ये रिब्स के बीच में होता है और ये ग्रेडियंट इसी के कारण फॉर्म होता है. इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है डायफ्राम. जैसे आप अभी सांस इनहेल करके देखो, अंदर की तरफ सांस लेके देखो, तो आप यहाँ पे फील कर सकते हो डायफ्राम को. अगर आप टच करके देखोगे लंग्स के नीचे, रिब्स के नीचे सी शेप्ड में, डोम शेप्ड आपको डायफ्राम दिखेगा, जिसका वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डायफ्राम का. देखिए जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपको लगेगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होएगा. और वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक चैम्बर का बढ़ जाता है. तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरकोस्टल मसल्स का, वो रिब्स जो होती हैं आपकी, उनको ऊपर उठा देता है, रिब्स को ऊपर उठा देता है. और क्या करता है? उससे थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है और इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना. तो पल्मोनरी वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो होगा, वो प्रेशर विच फोर्सेस द एयर, फोर्स करेगा एयर को अंदर जाने के लिए. तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर से. अंडरस्टैंड. ये दोबारा मैं समझा देती हूँ. ये देखो डायग्राम बना हुआ है. ये देखो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनहेल करते हुए, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ गए और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसने फोर्स किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो कि लंग्स के अंदर जाइए. 7.2 कौन सा प्रेशर? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. तो ए में इंस्पिरेशन बताया रखा है और रिलैक्सेशन हो जाएगा डायफ्राम का, और इंटरकोस्टल मसल्स जो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. तो जस्ट अपोजिट होगा एक्सपायरेशन में. क्या होगा? ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गई. आप खुद करके देखिए, जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप देखोगे डायफ्राम रिलैक्स हो गया. और ये डोम शेप्ड हो गया.
अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और रिब्स जो हैं रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, और ये आस्ड अपवर्ड्स हो गया। तो जब वॉल्यूम और इस कारण क्या हो गया, थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर जो था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब इंक्रीज हुआ और अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ओके, तो एक्सपल्जन ऑफ एयर हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी। क्लियर। तो हमें एबिलिटी है इंक्रीज करने की स्ट्रेंथ, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को हम बढ़ा सकते हैं एडिशनल मसल्स जो एब्डोमेन की हैं उसकी हेल्प से। तो एवरेज ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग मूवमेंट में, वो एस्टिमेट की जाती है स्पायरोमीटर से, जो कि पल्मोनरी फंक्शंस को रीड करता है। किसको रीड करता है, पल्मोनरी फंक्शन को। ऐसे ही कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी दी हुई हैं। ये तो क्लियर हो गया, मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जैसे टाइडल वॉल्यूम जो है, जितनी एयर हम लेते हैं और वापस छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो 500 ml है। और हेल्दी मैन कितनी सांस ले छोड़ सकता है, 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, एक मिनट में 6000 to 8000 मिलीलीटर। तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको कहते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। और कितना फोर्सेबल और ज़बरदस्ती और फटाफट से कितना ज़्यादा सांस ले सकते हैं, तो वो हो गया 2500 ml to 3000 ml। ऐसे ही है रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों क्या है, एडिशनल है, वो नॉर्मल एट है। एडिशनल हम कितना इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सपायर हम कर सकते हैं 1000 ml to 1100 है। तो एडिशनल फोर्सेबल जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इसमें बताया गया। ओके, फिर है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल से आपको समझ आ रहा है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। जब हमने फोर्सेबल एक्सपायरेशन किया उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम बचा रह गया, उसको हमने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम, जो 1100 ml to 200 ml होता है ना। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है कि एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम सांस छोड़ने के बाद हम कितना सांस अंदर ले सकते हैं, ये नॉर्मल कैपेसिटी है। तो नॉर्मल कैपेसिटी को हमने लिया है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, और अंदर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जोर से और हम कितना ले सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम कितना है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम, और एडिशनल हमने कितना और सांस हम छोड़ सकते हैं। तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है कि हमने कितना नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना हमारे बच गया। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन तो ये हो गया, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन एक्सपायरेटरी रिजर्व के बाद भी कितना बचता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, एडिशनली हम कितना और सांस छोड़ सकते हैं और कितना रेजिडुअल बच जाता है। ये हो गया एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, बहुत जोर की एक्सपायर मतलब सांस बाहर छोड़ने के बाद कितनी अंदर हम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो कि सब चीज़ को इंक्लूड करती है, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम
प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, कितना हम सांस छोड़ सकते हैं, कितना हम सांस छोड़ने के बाद और कितना ज़्यादा हम एक्सेल कर सकते हैं सांस, और उसके बाद लंग्स में कितना रिमेन हो गया रह गया है लंग्स में आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, वो मिला के बनेगा वाइटल कैपेसिटी। अब है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में सब चीज़ आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, पूरा एक्सेल करने के बाद कितना बचा है लंग्स में, प्लस एडिशनल हम कितना सांस ले सकते हैं, है ना, एडिशनल हम कितना सांस छोड़ सकते हैं, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितना है, सही में कितना सांस हम छोड़ सकते हैं, प्लस कितना सांस हम ले सकते हैं, या वाइटल कैपेसिटी कितनी है और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, ये सब मिला के बनेगा टोटल लंग कैपेसिटी। जितना है, जितना भी सांस हम ले सकते हैं, जितना सांस हम छोड़ सकते हैं, और उसके बाद लंग्स में जितना बचा रह सकता है, और एडिशनल हम कितना सांस अंदर ले सकते हैं और एडिशनल कितना हम सांस छोड़ सकते हैं, टोटल मिला के टोटल लंग कैपेसिटी बनेगा। तो ये बताया है कि एक तरह से फॉर्मूलाज बताए हैं कि हम कैसे इसको लंग्स की कैपेसिटी को स्टडी करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कैपेसिटीज़ बढ़ी जाती हैं। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वेलाई में होता है। ये प्राइमरी साइट्स होती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने की, ब्लड और टिश्यू में ना। ब्लड और टिश्यू में कैसे होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे डिफ्यूज्ड बाय, किसमें होता है, ब्लड एंड टिश्यू में एक्सचेंज होता है। ओके, और किस पे बेस होता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। पर ये प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की जो इन्वॉल्व है डिफ्यूज़न में, और गैसेस कितनी सॉल्युबल है। तो कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न को। ओके, तो पार्शियल प्रेशर जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, PO2 और PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है साइट्स ऑफ डिफ्यूज़न पे डिपेंड करता है। तो ये पार्शियल प्रेशर इसमें दिए हुए हैं एट डिफरेंट पार्ट्स, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू में। तो रेस्पिरेटरी गैस में हम देखेंगे, ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159, एल्वेली 104, डीऑक्सीनेटेड ब्लड 40, फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर टिश्यूज़ में इतना गया। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर कितना है, पार्शियल प्रेशर दिया है mmHg में डिफरेंट पार्ट्स में। एटमॉस्फेरिक गैस में 0.3 है, एल्वेलाई में 40 है, ब्लड में 45 है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 है प्रेशर, और टिश्यू में 45। आप देख रहे हो ऑक्सीनेटेड ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का। ओके, और इसमें हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर इतना, इस ग्रेडियंट के थ्रू, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये किस तरह से प्रॉपर्ली होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसमें दी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे, एल्वेलाई में, बॉडी टिश्यू में, ब्लड में, और ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन दिया है। आज हमने जो टॉपिक जो है उससे क्लियर किया है अपने माइंड में, वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग किया हमने,
और कुछ हमने फार्मूलाज पढ़े कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, टोटल लंग कैपेसिटी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है, पर इसको प्रॉपरली मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई होप मेरा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, थैंक यू।